दोस्तों, भारत, रूस और चीन, ये तीनों यूनाइटेड नेशन के पावर को करने वाले हैं। खत्म और यूनाइटेड नेशन का अंत हो सकता है, क्योंकि ये तीनों देश छोड़ रहे हैं अपनी दावेदारी पीएम मोदी और यश जयशंकर। इस महीने में अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिला तो ये तीनों देश पश्चिमी देशों के आधिपत्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और ये तीनों बड़े देश यूनाइटेड नेशन को यूं ही छोड़कर चले जाएंगे और बाकी ब्रिक्स के देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि भारत, रूस, चीन यह पश्चिमी देशों की जियोपॉलिटिकल कैरियर को किस तरह से बदलने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 1945 से यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल गवर्नर का बहुत ही मजबूती से इस किरदार को निभाया है। लेकिन आपको बता दें, ब्रिक्स नेशन के वह देश जो दुनिया के 40% आबादी का रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया के 25% इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं, आज इस ब्रिक्स नेशन के जो मेंबर हैं वह चाहते हैं यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में बड़ा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यह सब वेस्टर्न कलर के आगे झुकी रहती हैं, उन्हीं के फेवर में काम करती हैं। अब इसका टाइम आउट हो चला है। दोस्तों, अगर भारत, रूस, चीन का यह दावा सच होता है तो दुनिया में एक बार बहुत कुछ बदलाव हो सकता है और एक नए वर्ल्ड की शुरुआत हो सकती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं। ये सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में सिर्फ 5 देश ही इसके परमानेंट मेंबर हैं। यूके, US, चीन, फ्रांस, रूस, इन पांचों के पास वीटो पावर है, लेकिन 54 अफ्रीकी देश जो यूनाइटेड नेशन के 28% ही भाग निभाते हैं, जो इसमें एक भी सीट परमानेंट नहीं है। ये बात कितनी शॉकिंग है, लेकिन ब्रिक्स नेशन इस सिस्टम को गलत कहता है। आप लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर को प्रेजेंट कर सकता है। आज के समय में जो देश आर्थिक उन्नति करते हैं, लगातार विकास कर रहे हैं, उनको इग्नोर करते हैं। जैसे भारत जैसे देश को जो आर्थिक क्षेत्र में इतना विकास कर रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत और ब्राजील लगातार इस नेशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको पश्चिमी ताकत रोक रही है। लेकिन क्यों ब्रिक्स मेंबर को परमानेंट अगर सीट मिल गई तो पश्चिमी देशों का जो पावर है उसको धूल में मिलने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। यूनाइटेड नेशन ही नहीं, अब तो IMF, वर्ल्ड बैंक तक को ब्रिक्स ने सवाल उठना चालू कर दिया है, क्योंकि इन्हीं 2 संगठनों के पास दुनिया के देश जाकर लोन मांगते हैं। ब्रिक्स दुनिया के 25% से अधिक इकोनॉमी को साझा करता है और IMF ने उनकी वोटिंग को मात्र 15% ही है, और इसमें चीन का ही इकोनॉमी 14 ट्रिलियन है और उसकी इकोनॉमी ग्रोथ मात्र 7% ही बता रहे हैं, और इस इकोनॉमी को ब्रिक्स के संतुष्टि का बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक बात और आपको बता दे दोस्तों, यह IMF जो संगठन है वह अगर किसी भी देश को वैश्विक आर्थिक सहायता जो देते हैं वह इस कदर देते हैं, पश्चिमी डेवलपिंग डोनेशन है उन्हीं को सहायता मिले। इस प्रकार से वैश्विक सहायता वेस्टर्न कल्चर को ही देते हैं। इससे दुनिया के जो विकासशील विकसित देश हैं उनको इससे कोई भी फायदा नहीं होता है, और इसका असर गरीब देश गरीब हो रहे हैं और अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं। ब्रिक्स नेशन का यही डिमांड है कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये दोबारा हो और कुछ बदलाव हो। जैसे पूरा का पूरा सिस्टम एक ठंडे बस्ते की तरह पड़ा हुआ है। ब्रिक्स ये आरोप लगातार लगाते आ रहा है कि वेस्टर्न कंट्री जो है यह इन संगठनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब बात ह्यूमन राइट की होती है, मानव अधिकार की होती है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, रूस और चीन के घरेलू नीतियों की आलोचना इंटरनेशनल स्टेज पर की जाती है, लेकिन वहीं अमेरिका में, कनाडा में जो विदेशी लोग होते हैं, दूसरे देशों से आते हैं कमाने के लिए और वहां बस जाते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इसकी आलोचना वहां की सरकार को नहीं करनी आती है, या यूं कहें कि उसको यह सब दिखाई ही नहीं देता है। यहां तक कि भारत के मामलों में भी यह आलोचना की जाती है कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप सभी ने लगभग यह सुना ही होगा कि अमेरिका में गोरे और काले को लेकर कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा चलाई जाती है। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और एक बात बता दें आपको, दुनिया में कई सारे युद्ध चल रहे हैं। एक दूसरे देशों के जो आम जनता है, वहां की नागरिक होती है, जब वेस्टर्न देश में शरणार्थी बनकर जाती है तो वह वेस्टर्न देश, पश्चिमी देश उन लोगों को शरण देते हैं जो उनके रंग से मिलते हैं, उनके कल्चर्स को साझा करते हैं। आखिर ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो क्या है? अब दोस्तों, आपको इस वीडियो का मुद्दा जो है उसको बताते हैं। ब्रिक्स नेशन अपनी आर्थिक संगठन को बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है, मजबूत कर रहा है, जो दुनिया की 40% पॉपुलेशन को साझा करती है, दुनिया की 25% इकोनॉमी का ग्रोथ कर रही है। अब तक तो यह 35% हो चुका होगा, जो दुनिया की GDP है उसका प्रतिनिधित्व करता है,
और ये यहीं रुकने वाला नहीं है। इसने सऊदी अरब जैसे देशों को भी ब्रिक्स में इनवाइट कर दिया है, और इसमें चीन देश जो इसका मेंबर है उसकी ही इकोनॉमी 18 ट्रिलियन होने वाली है। ये जो आर्थिक आंकड़े हैं ये कई पश्चिमी देशों से अधिक है। और इस आर्थिक ग्रोथ के बाद भी पश्चिमी संगठन अपने नियंत्रण को बरकरार रखना चाहती है। यहां पर ब्रिक्स का जो संदेश है वह साफ है। अब हम और दूर नहीं है दोस्तों। ऐसा अगर होता है, भारत को वीटो पावर अगर नहीं मिल रहा है, मोदी जी का यहां तक कहना है कि अब यूनाइटेड नेशन संगठन में हम भाषण देंगे ही नहीं, वहां पर एस जयशंकर ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि यह संगठन पश्चिमी देशों को छोड़कर किसी और का सुनने के लिए बना ही नहीं है। वहां पर विश्व में जो यह वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, इनको पश्चिमी देश अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। इन मुद्दों पर किसी प्रकार की कोई बात सुनाई नहीं देती है। बाकी सभी देश चुप बैठे हुए हैं। और वहीं ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो भारत के ऊपर कार्बन उत्सर्जन का जबरन आरोप थोप रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। भारत एक डेवलपिंग देश है जो अभी अभी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर रहा है, कोयला जला रहे हैं बिजली बनाने के लिए। लेकिन यूरोपीय यूनियन जब वह बना था, इंडस्ट्रियल एरियाज जब शुरू हुई थी सन 1800 में, तो इन्हीं पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाया, और जब पैसा कमा लिया तो आज ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो गए। दोस्तों आपको बता दें, ये जो ग्रीन एनर्जी होता है, क्लीन एनर्जी है, इसका प्रोजेक्ट बहुत महंगा होता है, इसलिए हर किसी देश के इकोनॉमी से बाहर होता है। लेकिन जो ये भारत पर जबरन टैक्स थोपते हैं, आखिर यह अभी अभी डेवलप हो रहा है, तो इतना सारा पैसा कहां से लाए। लेकिन जब भारत के पास भी इतना पैसा हो जाएगा तो भारत भी ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट जरूर हो जाएगा, और भारत प्रदूषण करना छोड़ देगा, कोयले को जलाना बंद कर देगा। तब भारत कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो बिजली इस्तेमाल करेगा, उसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं किया होगा जलाकर बिजली बनाने में। और इसी कोयले को जलाने से जो प्रदूषण बनता है, उसी की वजह से यह यूनाइटेड देश भारत पर कार्बन उत्पन्न करने का टैक्स लगाते हैं। यही सब कारण है। अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा तो भारत भी रूस और चीन की तरह जो तैयार बैठे हुए हैं वीटो पावर की सदस्यता छोड़ने के लिए, भारत भी इन्हीं के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन से निकलकर ब्रिक्स को और भी पावरफुल बनाने में लग जाएंगे। और यह अपना एक पेमेंट सिस्टम भी डेवलप कर लेंगे जिसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और यह देश आपस में अपनी करेंसी से व्यापार करना शुरू कर देंगे। और यहां पर अगर कोई पश्चिमी देश भी इनको ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को, तो वह कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है और यह तीनों तिकड़ी देश ऐसा कर दिए, तो जितने भी पश्चिमी संगठन हैं उनका पतन तो निश्चित होना ही है, और फिर पश्चिमी देशों की जो ताकत है वह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर भारत को वीटो पावर का परमानेंट सीट नहीं मिलता है, मेंबर नहीं बनता है, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत यूनाइटेड नेशन छोड़ देगा? इसके पहले भी कई देशों ने ऐसा किया है। क्या अगर भारत यूनाइटेड नेशन छोड़ देता है तो उसकी न्यू जो बेस होता है वह हिल जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।